वेलकम टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंग्लिश लिटरेचर का ये पहला टेस्ट सीरीज़ है या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह ऐसा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने अपनी ओर से पूरा कोशिश किया है कि चारों जो ऑप्शंस होते हैं उन चारों ऑप्शंस का डिटेल एनालिसिस किया जाए और आपको हर ऑप्शंस को बेहतर तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश लिटरेचर ओनली लिटरेचर है, इसमें ग्रामर पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। देखिए, इतना ही से आपको पता चलेगा कि पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी यानी कह रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इज गिवन बाय, ये एक पोएट्री का डेफिनेशन है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड ब्यूटी, ये है जो इसका आंसर होगा। वो ये है कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। क्लियर है? पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, आपको बस इतना ध्यान रखना है। बात करते हैं कि एस.टी. कॉलरिज ने पोइट्री के बारे में क्या बोला है। तो उन्होंने बोला है कि पोइट्री इज द फ्रेगनेंस ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज एंड थॉट्स। फ्रेगनेंस ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज एंड थॉट्स। वहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांजिकलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट्री का डिफिनीसन है। और एक आपका ऑप्शन बच गया एच मार्टिन। आपको पता होगा रेन एंड मार्टिन का बुक आपने ग्रामर का पढ़ा होगा। एच मार्टिन मतलब होता है हैरी मार्टिन। तो इनके बारे में आपको पता है कि ये भी एक लेखक हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है आर्नोल्ड्स क्रिएशन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड सेंटर्स ऑन द लाइफ एंड पर्सनालिटी। अब देखिए, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, एक आपने पढ़ा होगा द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, तो आपको बता दें द लाइट ऑफ एशिया में गौतम बुद्ध को शो किया गया है, लेकिन द लाइट ऑफ द वर्ल्ड में लॉर्ड क्राइस्ट को शो किया गया है। यानी किस पर्सनालिटी को? किसके पर्सनालिटी को? तो लॉर्ड क्राइस्ट का। यानी जहाँ वर्ल्ड की बात आ जाए वहाँ लॉर्ड क्राइस्ट आएंगे, और जहाँ पर एशिया की बात आएगा, लाइट ऑफ द एशिया, तो वह गौतम बुद्ध होंगे। लॉर्ड कृष्णा के बारे में आपको अच्छे से पता है। और मदर मैरी की बात अगर करें तो ये जीसस की माँ थी, मदर मैरी। इनके बारे में आपको भी जानकारी रखना होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है हु कॉल्ड वाल्ट विटमैन टू बी अहीड ऑफ ऑल पोएट्स। क्या बोला है? अहीड ऑफ ऑल पोएट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो D.H. लॉरेंस है। लेकिन बात करते हैं इनके बारे में तो जान लीजिए D.H. लॉरेंस, आप कुछ कृतियाँ उनके पढ़े होंगे, ऑप्शंस एंड लवर्स, ओमेन इन लव, लेडी चैटर्स लवर, इटीसी। उसके बाद एच मार्टिन आपको पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ, आप प्रिल्यूड, रेक्लिस या जो भी है उनके लिए आप जानते हैं। इमर्सन की बात करते हैं, एक अमेरिकन एसेइस्ट थे और स्पेशली 1805 में ब्रिटेन में चले आए, ब्रिटिश हो गए, ब्रिटिश नागरिकता उन्होंने ले लिया था, राल्फ वाल्डो इमर्सन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट सीजर एंड क्लियोपात्रा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक क्लियोपात्रा है। कह रहा है कि सीजर एंड क्लियोपात्रा इज प्ले रिटेन बाई, अब किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये G.B. शाह एक है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, G.B. शाह के द्वारा लिखा गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। ठीक है, यानी कौन? सीजर एंड क्लियोपात्रा। बात करते हैं बेन जॉनसन की, तो बेन जॉनसन आपको पता है ना, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट आफ्टर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के बाद सेकेंड सबसे मोस्ट हैं। और शेक्सपियर के बारे में आपको कुछ बताना ही है, बाडे हेमन कह सकते हैं। ठीक है, कुछ बेन जॉनसन का हम आपको बता देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एवरी मैन इज हिज हमर,
और बेलपोन या द अल्केमिस्ट करके कुछ इनकी वर्क्स हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वाज इरिक ब्लेयर। ये तो आपको पता होगा, इरिक ब्लेयर जो ओरिजिनल नाम है किसका है, वो है, बताइए, जॉर्ज ऑरवेल का। किसका? जॉर्ज ऑरवेल का। यानी जॉर्ज ऑरवेल का ऑप्शन हम आपको दिखला रहे हैं, यहाँ रहा। हाँ, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का। इनका जो पेन नेम कह सकते हैं, जॉर्ज ऑरवेल का पेन नेम क्या है? एरिक ब्लेयर। क्लियर है। एंथोनी वर्गेस की बात करते हैं। एंथोनी वर्गेस जो हैं कॉमिक राइटर हैं, जो 1917 में पैदा हुए थे। एल्डस सक्सले के बारे में बता दें, ये भी इंग्लिश राइटर और फिलोसफर हैं। क्लियर है। और आर्थर क्यूस्टलर जो हैं, ये भी ब्रिटेन के क्या बोलते हैं, जेविस एथर हैं। बुडापेस्ट में यह पैदा हुए थे। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में पहला बुक कब पब्लिश हुआ था? तो आपको बता दें, ये हुआ था 1456 में। 1456, ये देखिए ऑप्शन, 1456 में हुआ था, 1456 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। इन डेट्स के बारे में कोई बहुत स्पेशल नहीं है, इसलिए हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल जो टर्म है वह किसके द्वारा क्या किया गया है, यूज किया गया है टर्म मेटाफिजिकल? ये आपके हैं ड्राइडन। कौन है? ड्राइडन है, मेटाफिजिकल से रिलेटेड है। बात करते हैं जॉनसन का, तो इनको फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर माना जाता है। एडिसन आपको पता है स्पेक्टेटर जो ऐसे है इसके लिए जाने जाते हैं, जो स्पेक्टेटर के फाउंडर कहे जाएंगे। लैम्ब को आप पता है ना, ऐसे ऑफ इलिया के नाम से जाना जाता है लैम्ब को। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। कह रहा है कि कब पहली बार डेली न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लैंड में। आइए, ये कह रहा है कि 1702 में। इसका जो आंसर होगा वो 1702 होगा। क्लियर है, 1702 में जो डेली करेंट नाम का न्यूज़पेपर था वो क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर है, आगे बता रहे हैं कि बात करते हैं 1698 की। तो ये कह रहा है कि व्हाइट हॉल जो पहले से डिस्ट्रॉय हो गया था आग के द्वारा। और 1709 कह रहा है कि जो लेक्स एंड रिवर्स हैं वो फ्रीज हो गया था एक बार इंग्लैंड में कोल्डेस्ट विंटर की वजह से। और अंतिम जो है 1645 की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था 1645 में फ्रेंड्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर वाज इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाई। किसके द्वारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया था रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स? क्लियर है, चलिए, ये है फ्रेंच कॉमेडी। किसके द्वारा? फ्रेंच कॉमेडी के द्वारा रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर क्या किया गया था, इन्फ्लुएंस्ड किया गया था। बात करते हैं ग्रीक कॉमेडी की। तो ग्रीक कॉमेडी आपको पता है ना, अरिस्टोफेंस की जो कॉमेडी होता था, अरिस्टोफेंस की कॉमेडी से संबंधित है। जो लैटिन कॉमेडी है वो फेबुला या माइम होता है ना, माइम टाइप का जो कॉमेडी होते हैं उनको हम बोलते हैं, या फेबुला करके एक कॉमेडी होता है लैटिन कॉमेडी से रिलेटेड, ये होते हैं। क्लियर है, चलिए एलिजाबेथन कॉमेडी की बात करते हैं। तो आपको पता है कि रेस्टोरेशन और कॉमेडी ऑफ मैनर जो वगैरह होते हैं ये भी आपको बताता फ्रेंच कॉमेडी होते हैं। हाँ, एलिजाबेथन कॉमेडी में आप जान लीजिए विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है। मच आडो अबाउट नथिंग आप पढ़े होंगे विलियम शेक्सपियर का, वो एलिजाबेथन कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हु रोट डिफेंस ऑफ द एस्से। हु रोट डिफेंस ऑफ द एस्से, ये देखिए डिफेंस ऑफ द एस्से।
इनके जो राइटर हैं डिफेंस ऑफ एसे के ड्राइडेन साहब हैं। किसके हैं? ड्राइडेन साहब। ठीक है, डिफेंस ऑफ एसे ड्राइडेन। और आपको बता दें, अब चलते हैं ली हंट के बारे में हम पढ़ लें कि ये जो हैं को फाउंडर ऑफ द एग्जामिनर ली हंट, यानी एग्जामिनर एक पत्रिका है, उस पत्रिका के को फाउंडर हैं ली हंट। साथ ही साथ कह रहा है कि एक हंट सर्किल के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखिएगा, हंट सर्किल। हंट सर्किल के नाम में हंट, हैजलिट और लैम्ब 3 लोग आते हैं हंट सर्किल में। अगर कहीं भी पूछा जाता है हंट सर्किल क्या है, तो आपको बताना होगा कि हंट सर्किल में हंट, हैजलिट और लैम्ब शामिल हैं। बात करते हैं हग वाकर की। तो हग वाकर जो हैं बॉर्न इन 1855 इन स्कॉटलैंड, ये स्कॉटिश पोएट हैं जो 1855 में पैदा हुए थे। और बात करते हैं बेकन की, तो आपको पता है फादर ऑफ इंग्लिश एस्से जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल? देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। कॉन्स्टेंटिनोपल का डाउनफॉल कब हुआ? तो यह है 1453 में इसका फॉल हुआ। ठीक है, ये स्पेशली एक शहर है इस्तांबुल का। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है 1453 में इसका फॉल हुआ। और ये इस्तांबुल जो एक देश है उसका एक शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल। स्पेशली आप बाइजेंटियम या बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल कह सकते हैं यह है। बात करते हैं 1483 का। 1483 में एडवर्ड जो राजा थे, किंग थे एडवर्ड फोर्थ, उस समय उनका देहांत हो गया था। बाकी कुछ फैक्टिकल चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज इज यूज एज मीडिएटिंग एजेंट इन, कह रहा है कि लैंग्वेज इज यूज्ड एज मीडिएटिंग एजेंट। ये किससे रिलेटेड है? तो ये बता रहा है कि रियलिस्टिक फिक्शन से रिलेटेड है। किससे? रियलिस्टिक फिक्शन से रिलेटेड है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं मॉडर्न फिक्शन। तो मॉडर्न फिक्शन की हम बात करते हैं, जो वर्जीनिया वुल्फ हैं, वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड है। पोस्ट मॉडर्न जो फिक्शन है ये मेटा फिक्शन बोल सकते हैं। जो मेटा फिक्शन है वह मेटा फिक्शन से रिलेटेड होता है। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर है 73, हु एक्सलमेट स्टोन वॉल्स। देखिएगा कितना शानदार लाइन है कि स्टोन वॉल्स डू नॉट प्रिजन मेक ना रन बार्स अ केज। ये लाइन है फ्रेंड्स रिचार्ड लवलेस की। किसका? रिचार्ड लवलेस की। ये लाइन आपको बता दें, एक पोएम है टू एल्थिया, ALTHEA, एल्थिया यानी एल्थिया के पोएम से यह लिया गया कि स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक नॉर रन बार्स अ केज। ये है रिचार्ड लवलेस की लाइन। बात करते हैं फ्रेंड्स बायरन की। तो एक रोमांटिक पोएट हैं बायरन। आगे कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। पेपी शेली की बात करते हैं तो शेली को आप अच्छे से जानते हैं। शेली जो है रोमांटिक है। इनकी एक वर्क है ओजमेंडिस, इनको आपको पता है। बात करते हैं थॉमस ग्रे की, तो इनको ट्रांजिशनल पोएट माना जाता है, ट्रांजिशन पोएट कह सकते हैं थॉमस ग्रे को, या प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म कह सकते हैं। प्रीकर्सर कभी कभी पूछ देता है कि प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। न्यू क्लासिकल और रोमांटिक के बीच के एक ब्रिज का काम करते हैं। और इनका एक एलजी है, एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, आपको पता होगा, बहुत ही फेमस चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाँ 74, हाँ चलिए। हु रोट अर्स पोएटिक, बता रहा है कि अर्स पोएटिक कौन लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा
वोइलियो जो हैं ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो बात करते हैं कि होरेस ने क्या लिखा है। तो होरेस ने अर्स पोइटिका लिखा है। देखिए आर्ट पोइटिक है, क्या है, आर्ट पोइटिक है। इन्होंने अर्स पोइटिका लिखा है। क्या, अर्स पोइटिका। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए, अर्स पोइटिका। लॉन्गिनस की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो लॉन्गिनस ने लिखा था ऑन द सबलाइम, बहुत ऑन द सबलाइम, सबलाइम, ठीक है, सबलाइम। और अरिस्टोटल आप पढ़े होंगे, पोएटिक्स आपको पता होगा, ये सब क्रिटिसिज्म करके है। यानी क्लियर हो गया। होरेस ने अर्स पोइटिका लिखा है, आर्ट पोइटिक वोलियो ने लिखा है, लॉन्गिनस एंड द सबलाइम, अरिस्टोटल ने लिखा है पोएटिक्स। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द सब टाइटल ऑफ ड्राइडेंट्स मेडल, यानी कह रहे हैं कि जो सब टाइटल है ड्राइडेंट्स द मेडल जो वर्क है उनका सब टाइटल पूछ रहा है। तो उनका जो सब टाइटल है वो सटायर अगेंस्ट सेडिशन, ये उनका। और सटायर आपको बताना है कि रेडिकुलस फॉली ऑफ पर्सन एंड सोसाइटी, यानी रेडिकुलस यानी उस तरह से हास्यास्पद कोई टीका टिप्पणी कर देना किसी व्यक्ति या समाज पर, तो उसको हम सटायर बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप पोएम के बारे में जानते ही हैं, और निर्वचनों से टाइटल तो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द रेक्ल्यूस बाय वर्ड्सवर्थ पब्लिश, क्या पूछ रहा है, यानी रेक्ल्यूस जो याद आ रहा है, एक्सक्यूर्सन प्लस प्रिल्यूड से मिलकर के बना हुआ है। ये पूछ रहा है कब पब्लिश हुआ। तो ये ऑप्शन में आप जान लीजिए कि यह कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया, ये कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया, एंड इट वाज नेवर पब्लिश्ड। क्लियर है। 1807 की बात करते हैं तो पोएम फर्स्ट और सेकंड पब्लिश हुआ था। 1810 की अगर बात करते हैं तो वर्ड्सवर्थ कॉलरिज एडिक्ट हो गए थे सब, एडिक्टेड आपको पता है ना, एडिक्टेड हो गए थे ओपियम का, ओपियम समझ रहे हैं, अफीम का। 1810 में ये लोग एडिक्टेड हो गए थे, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ। ठीक है, यानी रेक्ल्यूस जो है कभी पब्लिश नहीं हो पाया। एक्सक्यूर्सन और प्रिल्यूड, यानी द एक्सक्यूर्सन द प्रिल्यूड को शामिल करके रेक्ल्यूस बना था। 77 में चलते हैं। व्हेन डिड द साउथ सी बबल्स बस्ट, ये है आंसर 1720 में साउथ सी बबल बस्ट हो गया था। क्लियर है, बाकी क्लियर है, सही है, आगे बढ़ते हैं। 78 में लाइफ इज अ कॉमेडी, लाइफ इज अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक एंड अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील। देखिए कह रहे हैं कि ट्रेजेडी जो फील करते हैं उनके लिए है, और कॉमेडी जो सोचते हैं उनके लिए है। लाइन अच्छी है, किसकी है ये हम देखते हैं। एक राइटर है मेरेडिथ की लाइन है क्या, कि लाइफ इज अ कॉमेडी फॉर दोज हु थिंक एंड अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील। बात करते हैं थॉमस हार्डी का। थॉमस हार्डी के विषय में आप जानते ही हैं, क्या, टेस्ट करके उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। लैम्प की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इन्होंने लिखा है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इन्होंने मैरी लैम्प और चार्ल्स लैम्प मिल करके टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर एक लिखा था, जिसमें विलियम शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी थे और कुछ कॉमेडीज़ को शामिल करके यह किताब बनाया गया था। ठीक है, और जेन ऑस्टिन की हम बात करते हैं, जिसमें यम्मा और कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए आप जेन ऑस्टिन को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उरिया हीप फिगर्स एज अ कैरेक्टर इन उरियास हीप, ये पूछ रहा है कि उरियास हीप जो फिगर है वो किस वर्क से लिया गया है।
तो अब आपको बता दें डेविड कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकेंस का एक ऑटोबायोग्राफिकल है, और ओलिवर ट्विस्ट उन्हीं का है। सेम अगर बात करते हैं टॉम जोन्स है, फील्डिंग का है, और हार्ड टाइम्स भी है चार्ल्स डिकेंस का। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस की जो उरिया हीप है वह चार्ल्स डिकेंस की एक कैरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, कह रहा है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री किसने लिखा है? जॉनसन, सेल्ली, एफ.एल. लुकास, हॉरेस। तो 80 नंबर का आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा सेल्ली। डिफेंस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोइट्री किसने लिखा है? सेल्ली ने लिखा है। बात करते हैं जॉनसन का, तो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखे हैं ये। एफ.एल. लुकास की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। बात होरेस की करते हैं तो अभी हमने बताया था कि इन्होंने हर अर्स पोएटिका करके एक वर्क है इनका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 81 द टर्म स्ट्रॉफ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द टर्म स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और इपोड किससे रिलेटेड है? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किससे रिलेटेड है। जो पिंडारिक ओड होता है, पिंडारिक ओड में जो स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और इपोड होता है वह होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपको पता है ये जो लॉन्ग स्पीच होता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। और एलजी की बात आपको पता है, पोएम ऑफ लैमेंटेशन एंड डेथ। अगर हम किसी मरे हुए व्यक्ति पर विलाप करते हैं तो एलजी होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, लॉन्ग स्पीच होता है। मॉक इपिक आपको पता है, मॉक इपिक के बारे में जान लीजिए। मॉक इपिक जो होता है पैरोडी या फिर रियल इपिक। जो रियल इपिक होता है उसका पैरोडी होता है मॉक इपिक। आगे बढ़े। 82 अ पोएम इज कॉल्ड एन ओड व्हेन इट इज सॉन्ग ऑफ लैमेंट ऑन मॉर्निंग, बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। देखिए सॉन्ग ऑफ लैमेंट, इसको मॉर्निंग अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग डर्ज कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डर्ज कह सकते हैं या एलजी कह सकते हैं। अगर किसी के डेथ पर अगर लेमेंट और मॉर्निंग किया जा रहा है तो श्योर है कि एलजी या डर्ज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, फुल ऑफ म्यूजिक एंड इमोशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलोडी हम कर सकते हैं, मिलोडी। इट इज स्टाइल इज लॉफ्टी एंड डिग्निफाइड, ये हमारा क्या होगा? जवाब होगा। ये क्या होगा? जवाब होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये जवाब होगा इसका। और इट हैज़ 40 लाइन्स, तो आपको पता है ना क्या होता है? सोनेट होता है। ठीक है, सोनेट होता है। आगे बढ़े। व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, देखिए लाइन देखिए कितनी अच्छी लाइन है। व्हेन बेगर्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन, द हेवन देमसेल्व्स ब्लेस फोर्थ द डेथ ऑफ प्रिंसेस। देख रहे हैं ना, ये लाइन पूछ रहा है क्या कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, यानी किससे लिया गया है ये लाइन? तो आपको बता दें कि ये लाइन जो है जूलियस सीजर से लिया गया है। टेम्पेस्ट की बात करते हैं तो 1611 में लिखा गया था। एक ट्रैगिक कॉमेडी या रोमांस कह सकते हैं, रोमांस है। जूलियस मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपको पता है साइलक वेसिनियो वाली जो कहानी है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये जो 1596 में आया था, कॉमेडी है। ट्वेल्थ नाइट भी आपको पता है ये 1601 में आया था, ये भी कॉमेडी है। क्लियर है फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिकारेस्क नावल इज द वन विच इज़ अबाउट द, अब पिकारेस्क नावल की बात हम कर लेते हैं। क्या बेसिकली होता है? पिक्चर्स एंड पेंटिंग। तो हमें लग रहा है कि जो पिकारेस्क नावल हो वह यही सही हो जाएगा, पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स। बात करते हैं पिक्चराइजेशन का, तो बहुत एडवेंचर्स ऑफ रोग्यू, एडवेंचर्स ऑफ रेग्यू क्लियर है। और उसके बाद एडवेंचर्स ऑफ रेग्यू की बात हम करते हैं तो एक हमको लग रहा है कि ये जो गॉथिक नावल होता है, गॉथिक ये हो जाएगा। और म्यूजिक के बारे में आपको पता ही है, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड चासर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, किसने बोला था चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? किसने बोला था बताइए। क्लियर है, चलिए ऑप्शन देते हैं हम आपको।
स्पेंसर, सिडनी, आर्नल्ड। जवाब होगा आर्नल्ड, यानी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री चासर को बोले थे कौन? आर्नल्ड। स्पेंसर की बात करते हैं तो स्पेंसर फेरी क्वीन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और स्पेंसर को पोएट्स भी माना जाता है, बाई लैम्प। सिडनी की बात करते हैं तो सिडनी स्ट्रोफेल और स्टेला आप एक वर्क है इनका, आप जानते होंगे। बाकी आर्नल्ड के विषय में आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, किसकी स्टेटमेंट है? 86 पे कह रहा है कि चासर के बारे में बात बोला गया है। किसके बारे में? चासर के बारे में बोला गया है कि ही मतलब कौन? ही फाउंड इंग्लिश डायलेक्ट, एक डायलेक्ट पाए थे और लेफ्ट किया, एक लैंग्वेज बनाकर छोड़े। यह बात बोला गया चासर के बारे में। किसके बारे में? चासर के बारे में। शेक्सपियर, मिल्टन और टी एस एलियट के बारे में आप जानते हैं। टी एस एलियट का एक फेमस जो पोएम है क्या, जो 1922 में पब्लिश हुआ था, आप बताएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द कंप्लीट एंगलर वाज रिटेन बाई, द कंप्लीट एंगलर, ये बढ़िया एक वर्क है। ये जो इजैक न्यूटन वाल्टन है, वाल्टन की रचना है, ठीक है। और अगर बात करते हैं जेरनी टेलर की, तो ये इन्होंने लिखा है इन नन एज शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइन, ये शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस के नाम से जाने जाते हैं, शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस। रॉबर्ट बर्टन की बात करते हैं तो द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। हु रोड द नावल द डेथ ऑफ द हार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेथ ऑफ हार्ट, द डेथ ऑफ हार्ट, यानी जो दिल है होता, जो हृदय होता है उसका मौत। ये नॉवेल है, स्पेशली जो ऑप्शंस हैं वो इनमें नहीं हैं। जो डेथ ऑफ द हार्ट है उन्होंने नहीं लिखा। ये नॉवेल जो है लिखा गया है एलिजाबेथ बोवेन के द्वारा, एलिजाबेथ, हाँ ऑप्शन नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, एलिजाबेथ बोवेन, ठीक है, बोवेन के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और इनकी लॉरेंस की बात है, सनसन लवर्स आपको पता है, किड्स आपको पता ही है, ब्यूटी या सेंसुअस पोएट माने थे। हाँ, डेरिडा की बात हम करते हैं तो डिसकॉन्स्ट्रक्शन जो होता है, डिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, डेरिडा जानी जाती हैं डिकॉन्स्ट्रक्शन के लिखने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस, ओल्ड इंग्लिश की बात करें, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की टुक प्लेस कब हुआ था? तो आपको बताया कि 1066 में हुआ था। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है डेट। आगे बढ़ते हैं। 90, हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड? देखिए, फर्स्ट पोएट लॉरेट इन इंग्लैंड कह रहा है कि पहला जो फर्स्ट पोएट की बात कर रहा है तो कौन है बताइए? तो आपको पता है ना आंसर की अगर हम बात करते हैं तो श्योर है कि फर्स्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं तो ये साहब बेन जॉनसन हैं, बेन जॉनसन। पोप आपको पता है रेप ऑफ द लॉ के लिए जाने जाते हैं, रेप ऑफ द लॉ के लिए, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड, एक्सक्यूशन और रेक्विस के लिए। टेनिसन को आप जानते हैं, टेनिसन का एक यूलिसस करके है, मेमोरियम करके है, ठीक है फ्रेंड्स। आज हम लोग रहने देते हैं 90, यानी 61 से 90 तक हम लोग पढ़े हैं आज। मिलते हैं अगले एक पार्ट में जो हम 91 से लेकर के 125 तक हम पूरा करवाएंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, और अपने ग्रुप में इसको शेयर करिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।